हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इसी हफ्ते रशिया भारत के बीच होगी ये बिग डील। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी डील होगी, देखती रह जाएगी दुनिया। बताएंगे दोस्तों क्या डील होने वाली है भारत और रूस के बीच। और दोस्तों साथ ही आपको आगे बताएंगे जहाँ रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन में मचाई तबाही, धुआं धुआं हुआ अमेरिकी हथियारों का गोदाम। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बताएंगे जहां गलवान संघर्ष के हुए 2 साल चीन के कारण अब तक दोनों देशों के बीच झड़प को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे क्या है इस रिपोर्ट में। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मुलायम की बहू और भाजपा की नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी, कहा AK-47 से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन महकमे में दोस्तों हड़बड़ी मच गई। बताएंगे बड़ी खबर और क्या एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर और चयन को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। बताएंगे राजनाथ सिंह के हाथ में है अब कमान। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आपकी एक गलती पड़ जाएगी, भारी खाते में नहीं आएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। बताएंगे दोस्तों अगर करी ये गलती। जी हाँ दोस्तों, साथ में बताएंगे जहां पर नया गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, अब देने होंगे 2200 रुपए। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी बात। साथ ही फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार के फैसले से लोगों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बात करते हैं भारत ने उड़ीसा तट से किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर में 250 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण बुधवार शाम करीब 7:30 बजे किया गया दोस्तों। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मिसाइल एक सिद्ध प्रणाली है और बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले उड़ीसा के बालासोर तट पर ही इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। वो परीक्षण भी सफल रहा था, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया था। जानकारी के मुताबिक सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है दोस्तों। पृथ्वी 2 एक स्वदेश में विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है दोस्तों। ये अपने साथ आयुध ले जाने में भी सक्षम है और जुड़वा इंजन द्वारा संचालित है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है दोस्तों कि भारत की किसी भी पहल की, किसी भी इन्वेंशन की दोस्तों और किसी भी कोशिश की खबरें आपको सबसे पहले दिखाएं। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, DRDO को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ताकि उनका मनोबल बढ़े और ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके दोस्तों। चलते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ इसी हफ्ते रशिया भारत के बीच होगी ये बिग डील, देखती रह जाएगी पूरी दुनिया। बहुत बड़ी खबर, पुराने दोस्त हमेशा काम आते हैं दोस्तों मौजूदा वक्त में। ये बात अगर रूस और भारत के संदर्भ में कहा जाए दोस्तों तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जहाँ पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में जुटी है, इसी बीच भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं दोस्तों। अब खबर यह है कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों, दरअसल ये बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय पेमेंट सिस्टम को लेकर होने वाली है दोस्तों। अगर इस सिस्टम पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच पेमेंट करना बेहद आसान हो जाएगा और इसमें किसी भी तरह के इंटरनेशनल प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। फरवरी के अंत में रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद से रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध लगातार कड़े होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, दोनों केंद्रीय बैंक के अधिकारी अगले हफ्ते बैठक करके लोरो या नोस्ट्रो के तहत खाता खोलने पर बातचीत कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से पश्चिमी देश या फिर कोई अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों। ये डायरेक्ट पेमेंट भारत से रशिया में और रशिया से भारत में होगा। ऐसे में अगर ऐसा होता है
दोस्तों तो पूरे देश में तहलका मचने का संभावना है दोस्तों, पूरे देश में खलबली मचने की संभावना है। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके बीच ये डील अच्छे से हो सके दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। अगली खबर की बात करें, जहां रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन में मचाई तबाही, धुआं धुआं हुआ अमेरिकी हथियारों का गोदाम। जी हां दोस्तों, रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल ने यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई है दोस्तों। रूसी सेना ने कैलिबर मिसाइल के जरिए पश्चिमी यूक्रेन में स्थित अमेरिकी हथियारों के गोदामों को नष्ट कर दिया है दोस्तों। इस गोदाम में अमेरिका से मिले हुए M777 होविजर यानी M777 होविजर, उसके गोला बारूद रखे हुए थे। मिसाइल का हमला इतना सटीक था कि गोदाम के परखच्चे उड़ गए। जी हां, यूक्रेन ने रूसी हमले के डर से इस गोदाम को पोलैंड सीमा के नजदीक बनाया था दोस्तों। इसके बावजूद भी यह हथियारों का गोदाम रूसी कहर से नहीं बच पाया। जी हां, यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब पूर्वी डोनबास क्षेत्र का सेवेरोदोनेस्क शहर लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। हाल के हफ्तों में रूस ने अपने हमले का केंद्र डोनबास क्षेत्र को बनाया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में जो भाई और बहनें कह रहे थे दोस्तों कमेंट में कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर कोई खबर नहीं है दोस्तों, तो हमने आपको ये खबर बताया है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जुलाई में होगा पहला शिखर सम्मेलन। क्वाड के बाद अब इन 4 देशों के बीच प्रौद्योगिकी को दिया जाएगा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नए समूह यानी I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने ऑनलाइन माध्यम से होगा दोस्तों। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन की पश्चिम एशिया के देशों की यात्रा के दौरान इन 4 देशों का ये ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 13 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। गौरतलब है कि इन 4 देशों के इस समूह को नए क्वाड की तरह देखा जा रहा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। जी हां दोस्तों, सब में बड़ी बात दोस्तों यह है कि भारत इस बैठक को लीड करेगा, यानी भारत आगे से इसका संयोजन करेगा। जी हां दोस्तों, इसके लिए ऑल द बेस्ट मोदी जी। एक बार फिर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नए वीडियो में हिलते डुलते दिखाई दिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, गंभीर बीमारी की खबरों के बीच वायरल हो रहा है उनका वीडियो। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक नए वीडियो ने उनके स्वास्थ्य को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं दोस्तों। खबरें ये हैं कि वो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति क्रेमलिन में एक पुरस्कार समारोह में मौजूद थे, जहां वो हिल रहे थे और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पोडियम के पास खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और अपना पैर हिलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये एक खतरनाक दृश्य है। आपको बता दें कि पुतिन के डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी है कि वे अपने अस्थिर स्वास्थ्य के कारण लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से कहीं मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी पुतिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति का स्वास्थ्य हमेशा दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय रहता है दोस्तों। और जब से यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हुआ है तब से तो ये अफवाहें चल रही हैं कि वो गंभीर रूप से बीमार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि फॉक्स न्यूज ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि रूसी नेता का एक विशेष सहयोगी है जो पुतिन के विदेश में होने पर उसका मल और मूत्र एकत्र करता है और उसे मॉस्को में निपटाने के लिए वापस लाता है। और ये इस डर से किया जाता है कि मल मूत्र को पीछे छोड़ने से पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में बहुत अधिक जानकारियां सामने आ सकती हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों आखिर कितनी बुरी स्थिति है पुतिन की। इस पर आपकी क्या निर्णय और क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन के कारण अब तक दोनों देशों के बीच नहीं सुलझे बॉर्डर के मसले गलवान संघर्ष के हो चुके हैं 2 साल से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प से दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा और संबंधों में खटास आ गई। दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। झड़प के 2 साल बीत जाने के बाद भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है दोस्तों, और अब तक कोई समझौता होता नहीं दिखाई दे रहा। 2 साल पहले हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक और अज्ञात चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी दोस्तों, लेकिन भारत द्वारा 40 से अधिक बताया गया है
दोस्तों, और हमने ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने भी इस चीनी सैनिकों की मौत के आंकड़े दोस्तों 40 पार ही बताए थे। चीन ने हताहत होते हुए सैनिकों की संख्या बताने से इनकार किया था। बाद में फरवरी 2021 में चीन ने गलवान संघर्ष में मारे गए 4 सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया। रूस और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज एजेंसियों ने बताया कि भारत के साथ हुए हिंसक झड़प में 38 चीनी सैनिकों की मौत हो गई थी। हम ये खबर आपको क्यों बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प हुई थी दोस्तों, और आज 2022 हो चुका है। 15 जून कल निकल चुका है दोस्तों, यानी पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने वीर और बहादुर सैनिकों के लिए 2 बातें जरूर लिखिएगा, और उन 20 शहीद भारतीय जवानों के लिए श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान की इन मिसाइलों से खौफ खाता है चीन। एक की रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा के पार। जी हां दोस्तों, ताइवान ने बनाई है ऐसी सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की चीन की राजधानी बीजिंग तक मचा सकती है ये तबाही। जी हां, चीन की धमकियों से जूझ रहे ताइवान ने ड्रैगन के खतरे से निपटने के लिए स्वदेशी सुपर सोनिक मिसाइल यूनफेंग बनाने में सफलता हासिल कर ली है। ये मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग तक तबाही मचाने में सक्षम है। ताइवान के विधायी सभा के अध्यक्ष यूसी कून ने इस मिसाइल का हवाला देकर चीन को चेतावनी दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि ताइवान पर हमला करने से पहले चीन 2 बार सोच ले। यू ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब चीन और ताइवान के बीच समुद्री इलाके पर ड्रैगन ने अपनी संप्रभुता का दावा किया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका के साथ एसपीपी पर नहीं करेंगे साइन। नेपाल के जो बाइडेन प्रशासन को दिया जोर का झटका। बहुत बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने ऐलान किया है कि वे अमेरिका के साथ स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। देउबा ने सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं को आश्वासन दिया है कि एसपीपी प्रोग्राम पर नेपाल कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा। ये समझौता नेपाली सेना और अमेरिका के नेशनल गार्ड के बीच होना था। अमेरिका इस प्रोग्राम पर साइन करने के लिए नेपाल पर दबाव बना रहा था दोस्तों। हालांकि पीएम देउबा के इनकार के बाद ये डील लगभग खत्म हो गई। इससे पहले मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन को लेकर भी अमेरिका और नेपाल के बीच खींचतान देखने को मिली थी। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत को रूस से तेल ना लेने की नसीहत देने वाले यूरोप की असली हकीकत क्या है दोस्तों, आखिर कैसे ये बेअसर हुई इनकी पाबंदियां, हम आपको बताते हैं। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही पूरी दुनिया में तेल के दामों को लेकर हाहाकार मचा है। खासकर विकासशील देशों में तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है दोस्तों। वैश्विक स्तर पर भी तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से अलग अलग उत्पादों की कीमत बढ़ी है दोस्तों। इसके बावजूद यूरोप समेत पश्चिमी देश लगातार भारत और अन्य एशियाई देशों पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव बना रहे हैं। इन देशों का कहना है कि रूस को इस वक्त किसी भी तरह का भुगतान उसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करने जैसा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कर चुके हैं कि भारत जितना तेल रूस से महीनों में खरीदता है उतनी खरीद यूरोप सिर्फ कुछ दिनों में ही खरीद लेता है। अब उनके दावों को सही बताते हुए कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन से युद्ध छेड़ने के बाद 100 दिन में 93 अरब यूरो की कमाई की है। चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि उसकी इस कमाई में एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों का है, वो भी तब जब यूरोपीय संघ लगातार रूस पर अपनी निर्भरता घटाने के दावे कर रहा है दोस्तों, सैंक्शन भी लगा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 100 दिन में रूस की ओर से किए गए कुल ईंधन निर्यात में 61% हिस्सा यूरोपीय संघ ने हासिल किया। इसकी कीमत करीब 57 अरब यूरो रही। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों आखिर उन यूरोपीय देशों की क्या हकीकत रही है दोस्तों, क्यों भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए मना कर रहे थे दोस्तों, ताकि अन्य देशों को ये लगे कि यूरोप पश्चिमी देश काफी ज्यादा मात्रा में रूस से परेशान है और रशिया से पूरे तरीके से नाता तोड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों वो मात्र एक दिखावा था। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? भारत ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया दोस्तों, क्या आप उसकी सराहना करेंगे? बताइएगा जरूर कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां यूएई ने भारत के गेहूं को लेकर किया बहुत बड़ा फैसला। बैन के बाद मोदी सरकार ने भेजी थी खेप। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से खरीदे गेहूं के देश से बाहर निर्यात करने पर रोक लगा दी है दोस्तों। यूएई में आयात किए गए भारतीय गेहूं के आटे के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक 4 महीने के लिए है। ये रोक गेहूं के सभी प्रकारों, हार्ड गेहूं, सामान्य गेहूं, सॉफ्ट गेहूं और आटे सभी पर लागू होंगी। यूएई की सरकार
समाचार एजेंसी WAM ने बयान जारी करके कहा है कि 13 मई से पहले UAE में आयात हुए भारतीय गेहूं या आटे को 4 महीने तक देश में बाहर निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने बताया है कि ये पहला फैसला अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण व्यापार बाधित होने की वजह से लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने UAE को घरेलू खपत के लिए गेहूं का निर्यात किया था, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर, जहां इस्लामिक जिहादियों को बनाए रोल मॉडल। अलकायदा प्रमुख जवाहिरी की मुस्लिमों से बड़ी अपील। जी हां दोस्तों, अलकायदा नेता आयमान अल जवाहिरी ने एक नए वीडियो में दुनिया के मुस्लिमों से प्रमुख जिहादी नेताओं को रोल मॉडल अपनाने को कहा है। जवाहिरी ने हाल के दिनों में कई वीडियो रिलीज किए हैं और ये वीडियो उसकी डील ऑफ द सेंचुरी या क्रूसेड स्पेनिंग सेंचुरीज टॉपिक के तहत 5वीं वीडियो है। जी हां दोस्तों, जिहादियों की वंदना करने वाला जवाहिरी का नया वीडियो न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ को भड़काने वाला है, बल्कि इसने दुनिया में आतंकी खतरे के स्तर को भी बढ़ा दिया है। इससे पहले के वीडियो में जवाहिरी ने अरब नेताओं की आलोचना की है और मुस्लिमों से अलकायदा की विचारधारा पर चलने की अपील की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दो ये वही है दोस्तों जिसने भारतीय शहरों में आत्मघाती हमले शुरू करने की धमकी दी थी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी इसको लेकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब ईरान की इकोनॉमी हुई पस्त। केंद्रीय मंत्री तक को देना पड़ गया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इकोनॉमी पस्त है और ये सभी भारत के पड़ोसी देशों में से है। ईरान की अर्थव्यवस्था की डगमगाती दिखाई दे रही है दोस्तों। बुनियादी वस्तुओं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और इसी बीच ईरान के श्रम, कल्याण और सामाजिक मामलों के मंत्री हौजतुल्ला अब्दुल मालिकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए हौजतुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा है। जी हां दोस्तों, ईरान में मुद्रास्फीति दर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और इसे लेकर इब्राहिम रईसी सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। कई पेंशन भोगी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में हौजतुल्ला से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ईरान परमाणु समझौते और अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर जारी गतिरोध के बीच ईरानी रियाल की कीमत गिरकर नए स्तर पर आ गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, यानी कि अब ईरान भी कहीं ना कहीं अपने अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन में आ गया है दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर श्रीलंका को मिली 3500 मीट्रिक टन गैस। पीएम विक्रम सिंघे ने कहा नई भारतीय क्रेडिट लाइन से अगले 4 महीनों तक मिलती रहेगी मदद। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका की भारत लगातार मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने मंगलवार को भारत की मदद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नई भारतीय क्रेडिट लाइन जुलाई से अगले 4 महीनों के लिए ईंधन खरीदने में मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि 3500 मीट्रिक टन की LPG शिपमेंट श्रीलंका पहुंच गई है। इस शिपमेंट से गैस अस्पतालों, होटलों, शमशानों आदियों को दी जाएगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन में तिब्बती और उइगुरों का अब भी सांस्कृतिक उत्पीड़न जारी। चीन के विरोध के लिए इस्तांबुल में एकत्र हुए इस्लामी विद्वान। जी हां दोस्तों, चीन में राष्ट्रीय पहचान की तलाश और बीजिंग को वैश्विक भू राजनीतिक रैंकिंग में शीर्ष पर रखने की कोशिश ने एक बुरा रूप ले लिया है दोस्तों। सिंगापुर पोस्ट के मुताबिक इस प्रयास में अब भी शिनजियांग के मुस्लिम अल्पसंख्यकों व तिब्बत में तिब्बतियों की संस्कृति और धार्मिक पहचान कुचलने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनजियांग में उइगुरों के दमन का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का बदसूरत चेहरा किसी से छिपा नहीं है। यहाँ भागने की कोशिश करने वालों को गोली मार देने जैसी नीतियां अपनाई जाती है। यहाँ तक कि आबादी को दबाने और बच्चों को परिवार से अलग करने के लिए महिलाओं पर नसबंदी भी लागू कर दी गई है, जो नरसंहार के समान है। यही नहीं, 1950 के दशक में चीन ने अवैध रूप से तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से अब तक यहाँ की विशिष्ट पहचान और संस्कृति मिटाने की नीति का भी पालन किया है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद चीनी विरोध के लिए इस्तांबुल में एकत्र हुए इस्लामी विद्वान। जी हाँ, चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर UAE में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ देश वापस लेकर आएगी। सेना तैयारी हो चुकी है शुरू। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य तानाशाह रहे जनरल परवेज मुशर्रफ संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है दोस्तों। पाकिस्तानी सेना अब उन्हें वापस स्वदेश लाने की तैयारी में है। इस बात की जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। पाकिस्तान के स्थानीय टीवी चैनल दुनिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार सेना ने जनरल मुशर्रफ के परिवार से संपर्क किया और उनके इलाज और घर वापस लाने के लिए मदद करने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस से वापस लाया जा सकता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आर्थिक संकट में पाकिस्तान
पाकिस्तान सरकार ने लोगों से की कम चाय पीने की अपील, आयात करने को नहीं बचा पैसा। जी हाँ, पाकिस्तान में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों से कहा गया है कि वो चाय का कम सेवन करे ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में जाने से बचाया जा सके। देश के वरिष्ठ मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि चाय के कम पीने से पाकिस्तान के उच्च आयात बिल को कम किया जा सकता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया है कि उसमें केवल 2 महीने के आयात के ही पैसे बचे हैं। इसके लिए तत्काल फंड की जरूरत पड़ गई है। यानी कि दोस्तों, अगर पाकिस्तान से कहा जाए कि भारत के बारे में बुराइयां और भारत को कोसने का काम करो तो नंबर 1 तरीके से किया जाएगा दोस्तों। लेकिन अपने देश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान नहीं बचा पा रहा है और ना ही वहाँ की सरकार अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रही है दोस्तों। तो कहाँ से विकास होगा? आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ पर 5G पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, 4G के मुकाबले मिलेगी 10 गुना तेज स्पीड। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट की मौजूदा स्पीड अगर आपको स्लो लगती है तो आप सुपर फास्ट इंटरनेट का वेट कर रहे हैं तो जल्द ही आपका ये इंतजार खत्म हो सकता है। मोदी सरकार ने सुपर फास्ट इंटरनेट लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पर अपनी मुहर लगा दी है। 5G आने से यूजर्स को 4G के मुकाबले 10 गुना तेज सर्विसेज मिलेंगी दोस्तों। टेलीकॉम कंपनियां लंबे वक्त से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का इंतजार कर रही हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 5G सर्विसेज को जल्द रोल आउट किया जाएगा और 72 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और भारत में 5G सुविधा आने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें, जहां पर सावधान हो जाइए, फिर बढ़ रहा कोरोना का आतंक। मुंबई में 33 तो दिल्ली में 22% बढ़े मामले। जी हां, कोरोना का बढ़ता ग्राफ एक बार फिर देशवासियों की चिंता बढ़ाने लगा है दोस्तों। जून आते ही लोगों को नई लहर की डर सताने लगी है। मुंबई में 33% कोरोना केसों में इजाफा हुआ है तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22% ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कल के दिन यानी बुधवार की बात करें तो मुंबई में 2293 नए केस देखने को मिले हैं, जो कि 23 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा दैनिक कोरोना केस है। इसीलिए ये खबर बता रहे हैं दोस्तों आपको। मुंबई के अलावा राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोरोना के 1375 नए केस सामने आए हैं तो 2 की मौत भी दर्ज की गई है। मुंबई में बीएमसी ने मेडिकल बुलेटिन में कहा है कि बुधवार को शहर में कोरोना के 2293 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 23 जनवरी के बाद से सबसे अधिक दैनिक कोरोना केस है। साथ ही 1 की मौत भी दर्ज की गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर से, कृपया करके बाहर बिना मास्क के ना निकले दोस्तों। जरूरी हो तभी बाहर जाएं। अगली खबर की बात करें, जहां मुलायम यादव की बहू और भाजपा के नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की मिली धमकी। कहा AK-47 से तुम्हारी कर दूंगा हत्या। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता अपर्णा यादव को बुधवार शाम 4 बजे के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। अपर्णा यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू है। इस मामले में उनके निजी सुरक्षा कर्मी दिलीप सिंह ने गौतम पल्ली थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक विक्रमादित्य मार्ग पर भाजपा नेता अपर्णा यादव का आवास है दोस्तों। अपर्णा यादव के निजी सुरक्षा कर्मी दिलीप सिंह ने गौतम पल्ली थाने में तहरीर दी है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। धमकी देते हुए कहा गया है दोस्तों कि 3 दिन के अंदर AK-47 से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इस बात को गंभीरता से ले लो और नोट कर लो। इसके बाद अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे में दोस्तों पुलिस प्रशासन दोस्तों लग गई है उस छानबीन में, उसको पकड़ने में जिसने भी ये धमकी दी है। लेकिन दोस्तों उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों ऐसे लोगों को जो धमकियां देते हैं दोस्तों, कॉल करके बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर शरद का इनकार, फारूक के नाम पर विचार। ममता की बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बड़ा मंथन। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में एकता बन गई है। बुधवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शरद पवार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग सभी दलों के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में विपक्षी दलों की तरफ से शरद पवार का नाम आगे बढ़ाने पर सहमति दी गई। हालांकि शरद पवार के इनकार करने पर नए नाम को खोजा जा रहा है। विपक्ष की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि
अगर शरद पवार खुद अपने नाम की हामी भर देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों, जिसके बाद ममता बनर्जी की फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी चर्चा हुई है। उमर अब्दुल्ला ने उनके नाम का विरोध किया और उसका कहा इसमें उनके नाम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, किसको राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए? लेकिन आपको बता दें, जहां विपक्ष और एनडीए दलों को साधने में जुटे हैं, बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, अखिलेश और नवीन पटनायक से की है फोन पर बात। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपकी एक गलती पड़ जाएगी, भारी खाते में नहीं आ पाएंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में 31 मई को आ चुके हैं और इस बार सरकार की तरफ से 10.63 करोड़ किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान निधि की 12वीं किस्त अगस्त से नवंबर के बीच किसानों के खाते में आनी है, लेकिन इस किस्त से आने से पहले आपका केवाईसी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में कितने भाई और बहनों के खाते में अब तक पूरे 11वीं किस्त तक आ चुकी है दोस्तों, बताइएगा जरूर। जिनके खातों में नहीं आई है दोस्तों, उनके खातों में कितनी किस्तें आई है बताइएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नया गैस कनेक्शन लेना अब हुआ महंगा, तेल कंपनियों ने सिलेंडर पर इतनी बढ़ा दी है सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई ने एक और जोर झटका दिया है। अब गैस कनेक्शन लेना पहले से अधिक महंगा हो गया है दोस्तों। अब घरेलू रसोई गैस कनेक्शन के तहत 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के सिक्योरिटी मनी में कंपनियों ने 750 रुपए का इजाफा कर दिया गया है दोस्तों। 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए अभी 350 रुपए ज्यादा देने होंगे। रसोई गैस सिलेंडर ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस के रेगुलेटरों के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी है। नए गैस रेगुलेटर के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा दोस्तों। आपको बता दें, अब नया रसोई गैस कनेक्शन लेने पर आपको 2200 रुपए देने होंगे, जबकि पहले 1450 यानी 1450 रुपए देने पड़ते थे। यानी अब 750 रुपए सिलेंडर की सिक्योरिटी के रूप में ज्यादा जमा कराने होंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये सिक्योरिटी चार्ज है दोस्तों, लेकिन चार्ज तो है ही, आपको ज्यादा तो पे करना ही होगा। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।